My dear students, today we will study about electric flux. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक एंड फ्लक्स टू वर्ड्स आर देयर. तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज नथिंग बट फ्लो और ए कंटिन्यूअस मूवमेंट. किसी चीज का फ्लो, किसी चीज का फ्लो बहाव या किसी चीज का कंटिन्यूअस मूवमेंट, उसे ही हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक. उसे ही नाम देंगे हम लोग फ्लक्स. वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वाटर से जुड़ा हो तो वाटर का फ्लक्स है, एयर से जुड़ा हुआ है तो एयर का फ्लक्स है. तो बच्चों और भी चीजें होती हैं, अभी हम देखेंगे. फिलहाल देखिए, अगर एक पाइप है हमारे पास, इस पाइप से सपोज कर लीजिए कहीं किसी मोटर से निकल करके पानी आ रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे इससे जो है, यहां पर इसका ये नोजल है, यहां पर इसमें से ये पानी जो है निकल करके टंकी में जाएगा. ये सपोज कर लीजिए एक कंटेनर है जिसमें ये पानी गिर रहा है. अब बच्चों ये पानी जो है जब यहां से नीचे आ रहा है तो ये गिरते हुए पानी में नीचे आते समय इस पानी के पास एक वेलोसिटी होगी. किसी वेलोसिटी से ये पानी गिरेगा नीचे की ओर. ठीक है, तो पानी किसी वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है और ये जिस भी टैप से गिर रहा है इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. तो इस एरिया से एक सेकेंड में कितना पानी यहां से बह रहा है, दैट इज द फ्लक्स ऑफ वाटर. और ये जो फ्लक्स हमारा जो पानी कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर इस टंकी में कलेक्ट हो रहा है, तो ये जो फ्लोइंग वाटर है, this flowing water is electric, this flowing water is a vector quantity because this water has a velocity v. इसी तरह से बच्चों देखिए, ये आपका एक विंडो है, सपोज कर लीजिए इस विंडो से एयर बह करके एयर फ्लो कर रही है. फ्लो ऑफ एयर, फ्लक्स इज व्हाट? फ्लो ऑफ समथिंग. दिस इज फ्लक्स ऑफ एयर. सो एयर इज कमिंग आउट ऑफ दिस विंडो. अब हवा अगर यहां से किसी विंडो से अंदर की ओर आ रही है, कमरे में आ रही है, तो कमरे में कितनी सारी हवा है? यह एक स्केलर क्वांटिटी है. बट यह जो फ्लो है, ये जो एयर का जो फ्लो है, एयर के पास क्या होगी? वेलोसिटी होगी. किसी वेलोसिटी से यह फ्लो कर रहा होगा. दैट वेलोसिटी इज वेक्टर एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द एरिया ऑफ द विंडो. विंडो के एरिया से ये बह करके आ रही है ना हवा अंदर की ओर. तो ये जो एरिया है हम कहेंगे फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द एरिया. इस वाले एग्जांपल में आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किसी एरिया से लिंक्ड फ्लक्स की बात की जाएगी. जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं तो हम किसी एरिया से लिंक्ड फ्लक्स की बात करते हैं. जैसा कि यहां हो रहा है कि ये विंडो है, इस विंडो से कितनी हवा आ रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज फ्लक्स ऑफ एयर. तो बच्चों अब हम लोग कह सकते हैं एनी इफेक्ट that appears to pass through a surface. किसी सरफेस से कोई इफेक्ट जो पास कर रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. ठीक है, किसी सरफेस से पास कर रहा है. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो जैसा कि हमें समझ में आया कि फ्लक्स मतलब किसी एरिया से कोई वेक्टर क्वांटिटी पास कर रही है. फ्लक्स मतलब किसी एरिया से, ये एरिया है, विंडो है ना, इस विंडो का कोई एरिया होगा, उससे कितना क्वांटिटी ऑफ एयर जो है अंदर की ओर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. तो इसमें एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सपोज कर लीजिए बच्चों, अब हम लोग मान लीजिए कि ये मार्कर है मेरा, इस मार्कर को मैंने चार्ज कर दिया बाय रबिंग. हमने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि रब करने से हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं. ठीक है ना, जैसा कि हमने कॉम के केस में देखा था एक्सपेरिमेंट में कि कॉम को रब करते हैं तो कॉम को जब हम लोग बालों में घुमाते हैं तो ड्राई हेयर में घुमाने से कॉम के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आता है, या बैलून को हम लोग रब करते हैं कपड़े से तो बैलून के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाता है.
तो बच्चों जब हम लोग इसे रब करेंगे, सपोज कर लिए इस मार्कर को मैं रब कर रहा हूं, तो मार्कर को रब करने से मार्कर के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, उसके ऊपर आ गया कुछ एक्स्ट्रा चार्ज। अब उस एक्स्ट्रा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उस पे पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होंगी, और अगर निगेटिवली चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। तो इस तरह से अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, सपोज कर लीजिए ये एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, कैसे फील्ड लाइंस पास करेंगी। अब हमने अगर इस मार्कर को रब किया था तो इसके ऊपर चार्जेज आ गए हैं, तो इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब यह फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं, यह इस सरफेस से, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान से समझिएगा, इस सरफेस से इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती हैं, उसे ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, ये हमारी फील्ड लाइंस हैं, देखिए सपोज कर लीजिए ये हमारी फील्ड लाइंस हैं, देखिए सपोज कर लीजिए फील्ड लाइंस है और यहां ये सरफेस से ऐसे पास कर रही है परपेंडिकुलरली, ठीक है बच्चों, सरफेस से ऐसे परपेंडिकुलरली पास कर रही है। कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहां कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, 3। कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, 3। तो फ्लक्स कितना इससे पास हुआ, 3 यूनिट फ्लक्स, ठीक है। 3 फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की तो फ्लक्स पाई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब बच्चों अगर सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो 3 पास की, अगर सरफेस ऐसे रख दिया जाए, अगर सरफेस ऐसे रख दिया जाए कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी, एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो फ्लक्स कितना पास हुआ, 0। जब हमने ऐसे रखा, जब हमने ऐसे रखा कितनी फील्ड लाइंस पास की, 3। जब हमने ऐसे रखा तो कितनी फील्ड लाइंस पास की, 0। कोई भी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके नहीं ना निकली, तो इसलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0। तो बहुत ही आसानी से समझ में हमें आ गया कि अगर हम लोग एक सरफेस सपोज कर लीजिए ऐसे ले लेते हैं, इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अगर इससे इसके परपेंडिकुलर 3 फ्लक्स लाइंस निकल रही है तो हम लोग कहेंगे इस फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहेंगे फाई इक्वल टू 3। अब एक प्लेन लिया, अब उस प्लेन से उस प्लेन के परपेंडिकुलर 4 फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो यहां पर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर 3 फील्ड लाइंस पास की तो हम कहेंगे फाई इक्वल टू 3, अगर 4 फील्ड लाइंस पास कर रही है फाई इक्वल टू 4, अगर और ज्यादा पास करेंगी तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे उतना जो है फाई की वैल्यू होगी। अब बच्चों एरिया के बारे में समझते हैं कि एरिया क्या है, ये एरिया वेक्टर क्या है। एरिया जब जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा है, एरिया इज नथिंग बट किसी सरफेस, किसी रेक्टेंगुलर सरफेस की बात अगर हम करते हैं तो किसी भी रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बच्चों देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए सपोज कर लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है बच्चों। तो आसानी से समझते हैं कि एरिया इज नथिंग बट, मान लीजिए ये 2 यूनिट इधर है, ये 2 यूनिट इतना है, तो एक स्क्वायर बन गया ना, ये क्या बना है, स्क्वायर। अब स्क्वायर बना तो इसका एरिया कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 मीटर ये है या फिर 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये वाई एक्सिस पर है, तो एरिया कितना बना, A is equal to 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर
2 2 जा 4 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया कितना ले लिया जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम लोग किसी एरिया के का उस एरिया का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर ए डिफाइन किया जाता है कैसे, ये जो एरिया है वो एरिया आप लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए और इसके परपेंडिकुलर और बाहर की ओर इस सरफेस के देखिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर से अगर इस एरिया के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया वेक्टर। तो बच्चों ये बताइए कि यह जो सरफेस हमारा है जिसको हमने रेड कलर के इंक से जो है डैश डैश लाइन से शो किया है, ठीक है, यहाँ ये जो हम शो कर रहे हैं, इस सरफेस का के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, इधर होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर इधर होगा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के कैप। हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और सीख लेते हैं, उसका बहुत आसान हमें लगेगा, सारी चीजें हमें लगने लगेंगी चीजें आसान। देखते हैं एरिया वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेनर एरिया वेक्टर इज गिवन बाय नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, किसी भी एरिया के लिए अगर हमें एरिया वेक्टर चाहिए तो हम कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन से आप वो उसके लिए एरिया वेक्टर को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए अब ये वाला एक प्लेन है हमारे पास, इस वाले प्लेन के लिए हम कहें कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो सपोज कर लीजिए दिस इज ds वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम लोग लिख लेंगे ds, और इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम लोग अगर नाम दे दें n कैप, तो ये ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू n कैप। इसी तरह से बच्चों सपोज कर लीजिए कि एक स्फीयर है, एरिया स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर ले लिया। अब इस स्फीयर के लिए यहां पर हम कहें कि कोई एरिया वेक्टर बताइए। देखिए बच्चों यहां ये सरफेस, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक स्फीयर 3D आपको दिखेगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर हम कहें इस यहां पर इसका आप एरिया वेक्टर बताइए, तो अगर ये एरिया जो है आपका ds है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ds है, तो हम जानते हैं कि स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के किसी पॉइंट को ऐसे जब हम ज्वाइन करेंगे सीधे, तो ये हमारा क्या देगा, n कैप की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों कोई एक स्फीयर है, उस स्फीयर के लिए उसके सरफेस के ऊपर कोई भी अगर हम लोग ds का एरिया लेते हैं और उसके लिए एरिया वेक्टर की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि स्फीयर के सेंटर से उसके सरफेस को मिलाने वाली कोई भी जो लाइन होगी जो कि उसकी रेडियस होगी, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी सरफेस के किसी पॉइंट को उसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन उसकी रेडियस होगी, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रेडियस वाली लाइन जो है हमेशा उस सरफेस के ऊपर स्फीयर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो हम लोग अगर किसी स्फीयर के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग उस एरिया ds, यहां पर हम कहेंगे ये एरिया है ds, सपोज कर लीजिए थोड़ा एलिमेंटल एरिया ले लिया ds, और इसके ऊपर जो हमारा n कैप होगा वो क्या होगा, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए इसके किसी पॉइंट को, आगे बढ़ा दीजिए। अब ये है जो है परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर इज गिवन बाय नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, ये जो लाइन रेडियस वाली लाइन है उसको आगे बढ़ाया, बाहर की ओर दिखाया,
यही हमारा क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। तो हम यहां पर कहेंगे कि ds एरिया इज गिवन एज ds इंटू n कैप, ठीक है। तो बच्चों किसी भी चार्ज्ड बॉडी के सामने या किसी पॉइंट चार्ज के सामने कोई एरिया रखा जाएगा तो उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं नॉर्मली परपेंडिकुलरली, दीज नंबर ऑफ लाइंस विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। उस एरिया से इनक्लोज्ड, जो एरिया इनक्लोज्ड है, जो भी एरिया हम ले रहे हैं उस एरिया से जो बाउंडेड है कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। तो डिफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली और नॉर्मली थ्रू द एरिया। किसी भी एरिया से, हमने एक एरिया ले लिया, ये एरिया लिया, इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है, सपोज कर लीजिए अभी सिर्फ 2 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो हम कहेंगे फ्लक्स कितना है 2, फ्लक्स कितना है 2। और ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है परपेंडिकुलरली उससे, ये देखिए ये हमने रखा यहां पर 1 2 3 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स कितना हो गया 3 फील्ड लाइंस पास कर रही है तो फ्लक्स हो गया 3, 2 फील्ड लाइंस पास करेंगे फ्लक्स हो गया 2, 1 फील्ड लाइन से पास कर रही है इस एरिया के परपेंडिकुलर तो कहेंगे हम लोग फ्लक्स हो गया 1, फ्लक्स फाई इक्वल टू 1। सो सिंपल। तो डिफिनीशन नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों सपोज कर लीजिए जो ब्लैक लाइन हमने दिखाई है ना, ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे ऐसे पास कर रही है और सरफेस हमारा ऐसे रखा हुआ है। तो इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर हम उन्हें काउंट कर ले तो उतना फ्लक्स पास कर रहा है। तो अगर हम काउंट करते हैं तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम कह देंगे 5 इक्वल टू 11। अब बच्चों अगर हम लोग यह जो सरफेस है इस सरफेस को हम लोग थीटा एंगल से टिल्ट कर दें, ये देखिए सरफेस को हम लोगों ने थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया, तो जैसे ही हम लोग सरफेस को, इस सरफेस को थीटा एंगल से टिल्ट करेंगे तो अब यह सरफेस देखिए, पहले ये सरफेस कुछ ऐसा था, अब सरफेस कुछ ऐसा थीटा एंगल से टिल्टेड हो गया। अब चूंकि सरफेस थीटा एंगल से टिल्टेड है तो इससे पास होने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो कितनी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कुछ पहले ज्यादा थी, पहले सरफेस ऐसा था, अब इसको हमने ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल से, थीटा एंगल से घुमा दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी वो कुछ कम हो जाएंगी। अगर हम काउंट करना चाहें तो हम काउंट कर सकते हैं कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं अभी 1 2 3 4 5 6, यानी अभी जो 5 डैश है हम उसको कह दें, नए फ्लक्स को 5 डैश कह दें तो 5 डैश इक्वल टू 6, यानी जो एरिया है, जिस एरिया के थ्रू हमको देखना है कि कितना फ्लक्स पास हुआ, अगर हम उसे टिल्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, हम लोग उसे कुछ एंगल पे टिल्ट कर देते हैं जो परपेंडिकुलर पहले रखा हुआ था, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स जो है वह चेंज हो जाता है। तो पहले जो फ्लक्स पास हो रहा था वो था 11 और अभी जो फ्लक्स पास हो रहा है 5 डैश दैट इज 6। तो बच्चों हम लोगों को क्या करना होता है, देखिए ये हमारा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नया जो एरिया होगा वो ये वाला होगा। अब ये भी एरिया ए था, ये भी एरिया ए है। अब अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हम लोग इसमें कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस, तो ये हमारा बेस हो गया बेस,
अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, एरिया ए है, ठीक है, तो बेस अपॉन बेस एरिया, तो यहां से आएगा बेस एरिया इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो अब कितना जो है एरिया हमारे सामने है, ए कॉस थीटा। तो बच्चों जो फ्लक्स होता है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं फ्लक्स फाई। तो फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया नॉर्मल टू द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सपोज करिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, और यहां हमारा एरिया कितना है, बेस एरिया कितना है, अभी टिल्ट करने पर ए कॉस थीटा। तो हमारा फाई की वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस थीटा। तो बच्चों इसे ही हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों और देखते हैं कि अगर एक हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, और एक हम क्लोज सरफेस कंसीडर कर लें जिसे हमने नाम दे दिया इस क्लोज सरफेस को एस। तो एक क्लोज सरफेस एस एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होगा तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यह फॉर्मूला लग जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और ये हमारे पास इस तरह कुछ एक क्लोज सा सरफेस है, उससे पास होने वाले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ इस पूरे सरफेस को, जितना पूरा सरफेस है उस पूरे सरफेस को हम डेल्टा एस वन डी एस टू या डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू डेल्टा एस वन, यहाँ एक सरफेस ले लिया, बगल में इसके यहाँ कहीं एक सरफेस ले लिया, इसको नाम दे दिया डेल्टा एस टू, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर, यह इलेक्ट्रिक फील्ड था सपोज कर लीजिए E2 वेक्टर, और ये एंगल था थीटा 2, ये एंगल हमारा थीटा 1 है, ये हमारा कोई n कैप डैश है। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग इस डेल्टा S1 वाले एरिया को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा S1 वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा S1 इंटू एन कैप, या एन कैप, और इस तरह से डेल्टा S2 वेक्टर लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा S2 इंटू एन डैश कैप, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से पूरे सरफेस को हमने, देखिए यहाँ पर जो एरिया वेक्टर वो एन कैप है, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर वो एन डैश कैप है। तो बच्चों डेल्टा S1 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा S1 इंटू एन कैप, डेल्टा S2 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा S2 एन डैश कैप, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, तो बच्चों उसे अगर हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर दें या फाई ई से रिप्रेजेंट कर दें तो हम लिखेंगे E1 वेक्टर डॉट डेल्टा S1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट डेल्टा S2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट। अगर हम इस तरह से डेल्टा S1 डेल्टा S2 करके डेल्टा Sn तक के एलिमेंट्स में अगर हम लोग इस पूरे एरिया को डिवाइड किए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे En वेक्टर डॉट डेल्टा Sn वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फाई को ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसे समेशन फॉर्म में लिखें तो इसी फाई को लिखा जा सकता है, फाई इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू
n is equal to 1 to capital N, EI S डेल्टा EI डॉट डेल्टा SI। एक सेकेंड, समेशन EI वेक्टर डॉट डेल्टा SI वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब चूंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनके हम लोग को जिनका सम करना होगा इस तरह से, तो उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो समेशन है इसे हम लोग मैथ्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन से, और ये दिखा जाएगा E डॉट ds वेक्टर, और ये हमारा क्लोज सरफेस किस पर, S पर। तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। हमने पहले कहा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर हम लोग किसी सरफेस की बात करें, इरेगुलर शेप के सरफेस की बात कर रहे हैं जिससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम कहते हैं कंसीडर ए सरफेस यस लाइंग इन दिस फील्ड। एक सरफेस S है जो इस फील्ड में लाई कर रहा है, तो उससे पास होने वाले फ्लक्स को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमने एक छोटा सा जो है एरिया लिया डेल्टा S1, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, उस पर जो नॉर्मल वेक्टर था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर था वो n कैप था। इसी तरह से डेल्टा S2 लिया, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर E2 था, और उसका जो नॉर्मल था वह n डैश कैप था। तो हमने डेल्टा S1 वेक्टर को लिखा डेल्टा S1 इंटू n कैप, डेल्टा S2 वेक्टर को लिखा डेल्टा S2 इंटू n डैश कैप। इस तरह से हम सारे डेल्टा Sn तक लिख सकते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इस सरफेस से पास किया होगा, तो phi इज गिवन एज E1 डॉट डेल्टा S1 वेक्टर प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 वेक्टर प्लस डॉट 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 En डॉट डेल्टा Sn वेक्टर। अब इस पूरी चीज को हम लोग लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में ऐसे, और चूंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ समेशंस होंगे इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E डॉट ds। तो बच्चों ये फाई का फ्लक्स का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस S E डॉट ds। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट की बात करते हैं हम पहले I। तो फाई हमने देखा फाई इज इक्वल टू E इंटू ए है। ये कब होगा, जब हम लोग देखें E डॉट ए में थीटा अगर कितना हो 0 डिग्री, तो फाई हो जाएगा E a cos 0, और cos 0 होता है 1, तो यानी कि फाई इज इक्वल टू E इंटू ए। कभी कभी फाई को फाई से ही लिखते हैं, कभी कभी फाई ई से ऐसे सफिक्स ई लगा देते हैं। तो बच्चों फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब अगर हमें यूनिट लिखना है तो हम ई का यूनिट लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ए का यूनिट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वह हमने देखा था एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यहां से ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी यूनिट होता था न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का जो यूनिट बना वो क्या बना बच्चों, ई का यूनिट क्या न्यूटन पर कूलम, और यहां पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और बच्चों आगे हम लोग देखेंगे इसे हम लोग जो है वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर मीटर से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये सभी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। अब हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं आपको। वंस अगेन,
बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं किसी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E इंटू ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब अगर एरिया वेक्टर, जो हम लोग एरिया वेक्टर ले रहे हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है, अगर थीटा 0 डिग्री है, देखिए बच्चों, ये हमारा एरिया वेक्टर, सपोज कर लीजिए रेड कैप वाला, मैं रेड वाला जो मार्कर है वो हमारा एरिया वेक्टर है, और जो ब्लू वाला मार्कर है वो हमारा फ्लक्स लाइंस का है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, एंड दैट मैक्सिमम फ्लक्स इज phi इज इक्वल टू ई ए cos 0, यानी phi इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, तो यहां एरिया इज हेल्ड नॉर्मल, एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, कंफ्यूज नहीं होना है। इफ एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एरिया को हम लोग, यह एरिया है, दिस एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और जो फ्लक्स पास करेगी दैट इज ई इंटू ए। अब हम देखेंगे व्हाट इज गॉस थ्योरम। जो बच्चे नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो गॉस थ्योरम रटा होता है। जो बच्चे अभी क्लास 12th में गए हैं उनके लिए मैं गॉस थ्योरम लिख दूंगा बोर्ड पर। तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट the net flux or the total flux, Gauss theorem states that the total flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the closed surface। मैं लिख देता हूं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम states that total flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed within the surface। जो क्लोज सरफेस है उससे कितना चार्ज जो एनक्लोज होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। फाई इज इक्वल टू, मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं फाई को, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ई डॉट ds is given as q upon epsilon naught। this is, या इसको ऐसे लिखिए या इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है बच्चों, तो गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स the charge enclosed within the closed surface, the charge enclosed in the closed surface। कि closed surface के अंदर में कितना चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है टोटल फ्लक्स फाई। अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं बच्चों, आइए प्रूफ देखें गॉस थ्योरम का। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं, और किसी पॉइंट चार्ज को हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक हाई क्लोज्ड सरफेस जो कह रहा है ना, दैट क्लोज्ड सरफेस इज हाइपोथेटिकल सरफेस,
इट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। यह जो क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, क्लोज्ड सरफेस, इट इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, एंड इट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, जो क्लोज सरफेस है यह हाइपोथेटिकल होता है और इसे हम लोग जानते हैं गॉसियन सरफेस के नाम से। तो एक चार्ज सपोज कर लीजिए हम लोगों ने Q का ले लिया, इसके चारों ओर एक हमने सरफेस बना लिया, स्फेरिकल सरफेस। अब बच्चों देखिए, जो हमने स्फेरिकल सरफेस बनाया है, इससे इसका कोई भी सरफेस पर यहां पर एक एलिमेंट हमने ले लिया, इस एलिमेंट का नाम हमने दे दिया ds। और अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहां पर ये जो होगा वो हमारा होगा n कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E। अब E और ds वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग इस ds इंटू n कैप को हम लोग ds वेक्टर लिख दें, तो बच्चों ds वेक्टर और E के का जो डायरेक्शन वो सेम है, तो हम कहेंगे कि फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ds E डॉट ds। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ds E और ds के बीच का एंगल कितना बच्चों, 0। जिधर ds वेक्टर है उधर ही E भी है, तो E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो E ds cos 0, E ds cos 0। तो यहां पे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E ds। ठीक है, अब E जो है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण उसके सरफेस से जो यहां पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो सब जगह मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो E होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर r, इक्वल डिस्टेंस स्मॉल r पर, जो डिस्टेंस अगर हम लोग उसे स्मॉल r कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस स्मॉल r पर इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम होगा, एंड दैट मैग्नीट्यूड E is given as E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square। किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square। अब बच्चों यहां देखिए, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E into ds आया ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। तो यह इंटीग्रेशन से कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो E इंटू इंटीग्रेशन ds और s। अब बच्चों E की वैल्यू कितनी है, 1 upon 4 pi epsilon naught इंटू Q upon r square। अब ds का इंटीग्रेशन किसी भी स्फीयर जिसका रेडियस r हो उसके एरिया एलिमेंट्स का अगर हम लोग सम करें तो टोटल एरिया होगा इंटीग्रेशन ओवर ds क्लोज सरफेस s, तो s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो एरिया का अगर हम लोग ds का सम किए हैं, ds का सम करेंगे तो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई कैंसल, r स्क्वायर कैंसल, तो क्या आया बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमें मिला है कि फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी हैव प्रूव्ड गॉस लॉ, गॉस थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जहां पर हमें दिया गया है इफ E वेक्टर इज इक्वल टू E 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू ए सरफेस एरिया ऑफ 10 यूनिट्स इन yz प्लेन।
यानी वाईजेड प्लेन में एक सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, एक एरिया दिया हुआ है, एक सरफेस एरिया दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 यूनिट्स की, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दिया हुआ है। आइए सोल्यूशन देखें बच्चों। तो ई वेक्टर नोट कर लेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब बच्चों 10 यूनिट्स का जो हमारा एरिया है वो कहाँ है, वाईजेड प्लेन में। तो वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, एक्स एक्सिस वाला होगा, वो आई कैप होगा। तो वो हम लिखेंगे 10 आई कैप। अब अगर फाई चाहिए तो फाई इज इक्वल या फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई डॉट एस, तो हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट 10i कैप। तो बच्चों जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं i j के फॉर्म में, तो i वाला i वाले के साथ जुड़ा होता है, j वाला j वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, और k वाला k वाले के साथ विथ साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस 10i कैप को हम लिख सकते हैं 10i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो i वाले के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, 3 10 जा 30, j वाला j वाले के साथ यानी 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, और 6 का इसी तरह से 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। तो 30 प्लस 0 आ गया 30 इतने यूनिट्स। यह हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है।